इस वीडियो में हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर बी कीपिंग। ओके, तो बी कीपिंग यानी कि क्या होता है, हनी बी को पालना और उनसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हनी प्रोड्यूस करवा के लेना, ये सब बी कीपिंग में आता है। तो यहाँ पर कुछ लोकल वेराइटीज़ हमें बताई गई है, याद रखना है। एपिस सिराना इंडिका, इसको इंडियन बी कहा जाता है। ए डोरसाटा, इसको रॉक बी कहा जाता है। ए फ्लोराई, इसको लिटिल बी कहा जाता है। ये लोकल वेराइटीज़ है बीज की। ओके, और एक अच्छी वेराइटी और एक है इटालियन बी, उसका नाम है ए मेलिफेरा। ओके, तो इन सब को हनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब उसमें इटालियन बी जो है वो सबसे अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इनका हनी कलेक्शन का कैपेसिटी बहुत ही हाई होता है। ओके, और वो कम काटती है और एक ही छत्ते में वो बहुत दिनों तक स्टे करती है, वो उधर ही रहती है और इसका ब्रीड वेरी वेल है, यानी कि रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा करती है। तो इन सब कारणों की वजह से इटालियन बी को लार्जली यूज़ किया जाता है हनी प्रोडक्शन के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे पास्चरेज। पास्चरेज मतलब जो बीज के लिए फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं नेक्टर और पॉलन कलेक्ट करने के लिए। ओके, तो हनी बीज क्या करती है, नेक्टर और पॉलन कलेक्ट करती है। तो उनके लिए जो फ्लावर्स अवेलेबल रहते हैं सराउंडिंग में, उसको पास्चरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्चरेज। और ये जो पास्चरेज जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हनी प्रोडक्शन के लिए। कैसे? द काइंड ऑफ फ्लावर अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी, यानी कि कौन से काइंड के फ्लावर अवेलेबल है, ओके, तो उसके ऊपर आपके हनी का टेस्ट डिपेंड होता है। तो ये पास्चरेज एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देखो सवाल पूछा है, व्हाट इज पास्चरेज? तो पास्चरेज यानी कि फ्लावर अवेलेबल टू बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू द हनी प्रोडक्शन। ये हनी प्रोडक्शन के लिए कैसे रिलेटेड है, तो ये लिखना है आपको। क्या? द काइंड ऑफ फ्लावर अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बी वेराइटीज सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन के लिए आप जो बी का वेराइटी चूज़ कर रहे हो तो उसका डिज़ायरेबल कैरेक्टर क्या होना चाहिए। तो पहले तो इट शुड एबल टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ हनी। ओके, तो आपके जो वेराइटी आप चूज़ कर रहे हो उनको ना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हनी कलेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिसीज़ रेजिस्टेंट, ओके, उनको डिसीज़ नहीं होना चाहिए जल्दी। कैपेसिटी ऑफ ब्रीडिंग वेल, उनका रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये था पूरा बी कीपिंग के बारे में। आई होप आपको समझा होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर फिशरीज़ के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? फिशरीज़ के बारे में देखेंगे। ओके, तो वेट, यहाँ से स्टार्ट हुआ है फिश प्रोडक्शन। हम क्या देखेंगे? फिश प्रोडक्शन। ओके, तो देखो इसमें यहाँ पर दो वे है। ओके, आप फिश को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, इसके दो वे है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज से, इसको आपको कैप्चर फिशिंग कहना है। क्या कहना है? कैप्चर फिशिंग। और दूसरा है फिश फार्मिंग, इसको कल्चर फिशरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कल्चर फिशरी कहा जाता है। तो ये थे फिश को ऑब्टेन करने के टू वेज। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। मरीन फिश कौन कौन सी है? पॉम्प्रेट, मैक्रेल, ट्यूना, सर्डाइंस, बॉम्बे डक, ये मरीन फिश है। ओके, और कौन कौन से मरीन फिश जो इकोनॉमिक वैल्यू के लिए यूज़ होते हैं? मुलेट्स है, बेटकी है, पर्ल स्पॉट्स है, ओके, शेलफिश है सच एज प्रॉन्स, ओके, म्यूसल्स, ऑयस्टर्स एंड सी वीड। ओके, तो ये क्या है? फिश के नाम है जो मरीन में पाए जाते हैं, समंदर में पाए जाते हैं। और ये डायग्राम में जो भी नाम है वो भी एक बार देख के लीजिएगा। ओके, तो हम देखेंगे अभी इनलैंड फिशरी के बारे में। तो सबसे पहले हम कंपोजिट फिश कल्चर जानेंगे, क्या होता है कंपोजिट फिश कल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखो, कंपोजिट फिश कल्चर में क्या किया जाता है? इन सच ए सिस्टम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिश स्पेसीज इज यूज इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। एक ही तालाब में 5 से 6 फिश के स्पेसीज को पाला जाता है। ओके, एक साथ पाला जाता है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? यहाँ पर कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताएंगे हम। ओके, ये जो कटलास जो होता है वो सरफेस फीडर होता है, यानी कि सबसे ऊपर कौन रहता है? कटला रहता है। ओके, सरफेस पर। ओके, नेक्स्ट है रोहूस, ये मिडल जोन में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मृगल्स है एंड कॉमन कार्प्स। मृगल्स एंड कॉमन कार्प ये
बॉटम में रहते हैं। ओके, और ग्रास कार्प्स भी है यहाँ पर है जो वीड वगैरह उनके ऊपर रहते हैं। तो ये सारी स्पीसीज जो है 5 से 6 टाइप की स्पीसीज ये एक ही तालाब में पाई जाती है, उनको पाला जाता है। इस कल्चर को कंपोजिट फिश कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोजिट फिश कल्चर कहा जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर फिश यील्ड इंक्रीजेस। ओके, फिश का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है और नो कंपटीशन फॉर फूड। ओके, तो देखो यहाँ पर ये जो कटला होता है वो सरफेस के ऊपर खाता है। ओके, फिर रोहू होता है वो मिडल जोन में जाकर खाता है। ओके, और ये जो मृगल्स ओके एंड ग्रास कार्प्स जो है ये कहाँ पर खाते हैं? ये बॉटम में खाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर बिल्कुल भी इनके बीच में कंपटीशन नहीं है खाने के लिए। तो ये था इसका एडवांटेज, किसका? कंपोजिट फिश कल्चर का। किसका एडवांटेज था? कंपोजिट फिश कल्चर का एडवांटेज था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, क्यों? क्योंकि कुछ फिश ब्रीड होती है वो सिर्फ मानसून में ही क्या करती है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन करती है। ओके, और एक प्रॉब्लम है यहाँ पर लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। ओके, फिश के सीड मतलब गुड क्वालिटी के सीड नहीं मिलते हैं मार्केट में, इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये था प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कंपोजिट फिश कल्चर। तो हमने यहाँ पर बी कीपिंग देखा और फिश कल्चर के बारे में भी देखा। चलो अब हम देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो देखिए, देखो यहाँ पर अब पोल्ट्री फार्मिंग। ओके, चलो देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 टाइप के बर्ड पाए जाते हैं। ओके, पहला तो मीट के लिए पाला जाता है, उसको बॉयलर कहना है। ओके, और दूसरा बर्ड जो है वो एग के लिए पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? लेयर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेयर्स कहा जाता है। ओके, तो देखो कुछ मुर्गियाँ चिकन के लिए पाली जाती है, उसको बॉयलर कहना है, और कुछ मुर्गियाँ अंडे देने के लिए पाली जाती है, उसको क्या कहना है? लेयर्स कहना है। ओके, तो उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे कि इंडिजिनियस स्पीसीज़ है असील, ओके, और फॉरेन एक्जोटिक स्पीसीज है लेगहॉर्न। तो यहाँ पर असील और लेगहॉर्न इनका क्रॉसिंग करके यहाँ पर एक नया बर्ड बनाया जाता है। ओके, इसको क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है चलो देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बॉयलर्स एंड लेयर्स। ओके, बॉयलर्स यानी कि क्या? मीट के लिए रेयर किया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और लेयर को एग देने के लिए। ओके, और इनके मैनेजमेंट में क्या क्या डिफरेंस है? तो देखो यहाँ पर ये जो बॉयलर होती है, क्या बॉयलर जो होती है उनको रेशन कैसा चाहिए, खाना कैसे चाहिए? प्रोटीन रिच विथ एडिक्वेट फैट, यानी कि प्रोटीन प्लस फैट उनको मिलना चाहिए खाने के लिए, और इसके साथ साथ विटामिन ए के ओके ये भी उनको चाहिए खाने के लिए। और जो लेयर्स होता है देखो इनका खाने का कुछ नाटक नहीं होता है, लेकिन इनको ना यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस चाहिए। ओके, और प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए। तो ये किसके लिए था? लेयर्स के लिए था। ओके, तो इसका आंसर हमने देखा। अब ऊपर देखो, व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी पोल्ट्री फार्मिंग। ओके, तो डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग में आपको कौन कौन से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करने पड़ती है? तो दोनों को भी शेल्टर की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट फीडिंग, खाने की ज़रूरत होती है। ओके, गाय भैंस और जो हैन वगैरह होती है उनको खाना चाहिए। ओके, केयरिंग फॉर एनिमल हेल्थ, और इनको डिसीज़ होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, तो इनके हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा केयर लेनी पड़ती है। तो ये था इसका आंसर। ओके, चलो और क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इजी है। तो पोल्ट्री जो है ओके वो लो फाइबर फूड को ओके हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड बनाती है। कैसे? अरे मुर्गियाँ जो होती है वो क्या करती है? लो फाइबर फूड खाती है। ओके, कुछ भी ओके जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है वो लो फाइबर फूड खाती है। ओके, और फिर हम उनको खाते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिशियल प्रोटीन फूड प्रोवाइड करती है। ओके, तो इसका आंसर थोड़ा सा सर्च करना बहुत ही आसान है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यहाँ पर देखो कैटल फार्मिंग, किसके बारे में जानेंगे? कैटल फार्मिंग के बारे में जानेंगे। देखो ये जो कैटल को पाला जाता है ये 2 पर्पजेज़ के लिए, एक मिल्क और दूसरा गधा मजदूरी, लेबर वर्क के लिए।
ओके, टीलिंग, इरिगेशन, केयर, कार्टिंग, ओके, इनके लिए पाला जाता है। तो कुछ इंडियन स्पीसीज है यहाँ पर, बॉस इंडिकस, काउज, बॉस ब्यूबालिस, बफेलोज, ओके, और मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल को मिल्च एनिमल कहा जाता है या डेयरी एनिमल्स कहा जाता है, ओके, और जो गधा मजदूरी के लिए यूज़ करते हैं उनको ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर कुछ फॉरेन ब्रीड है, एक्जोटिक ब्रीड है, इनका नाम है जर्सी ब्राउन स्विस। ये बाहर की गाय है, बाहर देश की गाय है, ओके। अब क्या होता है देखो, अब यहाँ पर दूध देने वाली लोकल ब्रीड के बारे में भी बताया गया है, रेड सिंधी एंड साहिवाल, इनके बारे में याद रखना। अब किया क्या जाता है देखो, क्रॉस ब्रीड करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, यानी कि हमारी जो इंडियन ब्रीड है, ओके, और जो एक्जोटिक ब्रीड है, इनके बीच में क्रॉस करवा के एक नई ब्रीड तैयार की जाती है, ओके। तो इसको कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। तो देखो, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड एंड वाई, ओके। तो कौन सी मेथड यूज की जाती है कैटल ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए? तो क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है। एंड वाई, क्यों? देखो यहाँ पर जो क्रॉस ब्रीड करने पर जो नई ब्रीड मिलती है, ओके, वो क्या शो करती है? ओके, वो क्या शो करती है? कुछ डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ शो करती है। क्या शो करती है? डिज़ायर्ड क्वालिटीज़। और वो क्वालिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है? पहला तो डिसीज़ रेजिस्टेंट, ओके, पहला क्या है? डिसीज़ रेजिस्टेंट। और मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीजेस, वाई का आंसर देख रहे हैं। पहला क्यों? पहला क्या आएगा? डिसीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ विल ऑब्टेन। दूसरा मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ओके। तो यहाँ पर ये दो एडवांटेजेस है किसके? क्रॉस ब्रीडिंग के। किसके एडवांटेजेस है? क्रॉस ब्रीडिंग के एडवांटेजेस है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एनिमल फीड। एनिमल फीड में क्या क्या होता है? रफेज होता है जो उसके अंदर फाइबर कंटेन होता है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेट्स, इनमें क्या होता है? लो फाइबर होता है और हाई लेवल ऑफ प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये एनिमल फीड दो प्रकार के हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार पढ़ के रखिएगा। अब यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर ऑलमोस्ट ओवर है यहाँ हमारा, ओके। तो डेफिनेशन देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन देखेंगे क्या है। देखो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री मतलब एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है एनिमल लाइव स्टॉक का, ओके, यानी कि गाय भैंस इनको पाला जाता है। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट, कौन कौन से? फीडिंग, उनको खाना देना, ब्रीडिंग, उनका प्रजनन करवाना, और डिसीज़ कंट्रोल, ओके। तो ये सारे वेरियस एस्पेक्ट्स एनिमल हस्बेंड्री में होते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हमने जाना, डेफिनेशन यहाँ पर अभी मैंने आपको बताई। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? देखो, एनिमल हस्बेंड्री में हमने कैटल फार्मिंग देखा, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग देखा, और उसके बाद फिश प्रोडक्शन देखा, एंड लास्ट हमने बी कीपिंग के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? बी कीपिंग के बारे में जाना। इसका कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या नहीं हम देखते हैं। चलो देखो इधर एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो, कैप्चर फिशिंग मतलब क्या? ओके, तो फिश को कैप्चर किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी कि पॉन्ड, रिवर, सी। नेक्स्ट है मैरीकल्चर। मैरीकल्चर यानी कि फिश को मरीन वाटर में पाला जाता है, कल्चर किया जाता है उसका, इसको मैरीकल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर मतलब क्या? कल्चर ऑफ फिश इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। तो फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी फिश को पाला जाता है, इसको एक्वाकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर। तो नेचुरल रिसोर्सेज में फिश जो पकड़ते हैं उसको कैप्चर फिशिंग कहते हैं। मैरीकल्चर यानी कि मरीन वाटर में फिश को पाला जाता है, कल्चर किया जाता है। और एक्वाकल्चर यानी कि फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर में फिश का क्या होता है? कल्चर होता है, फिश को पाला जाता है। नेक्स्ट देखो, ये 9th वाला हमने कर दिया। अब यहाँ पर 8 वाला क्वेश्चन, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज़ द कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। ओके, तो इनका अगर प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? तो क्रॉस ब्रीडिंग, अभी मैंने बताया। क्या यूज़ करोगे आप? क्रॉस ब्रीडिंग करोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है,
ओके, कैटल फार्मिंग से मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। गुड क्वालिटी ऑफ मीट हमें मिलता है, फाइबर मिलता है और उनका स्किन भी हमें मिलता है बकरी से वगैरह। ओके, तो इन सब का बेनिफिट हमें मिलता है। नेक्स्ट, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स। ओके, फार्मर्स को कैसे कैसे बेनिफिट मिलता है एनिमल हस्बेंड्री अच्छे तरीके से करने पर। तो पहला तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, गुड क्वालिटी ऑफ मीट, फाइबर, स्किन फार्मर को मिलता है, और इकोनॉमिक कंडीशन ओके फार्मर की क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर की क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। देखो काफ़ी मैंने फास्ट आपको पढ़ाया, आपको समझा या नहीं समझा कुछ, ओके हाँ मैं नहीं बता सकता। तो अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देखिएगा, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अभी 16 मिनट हो गए, अब इसको मैं ज़्यादा और खींचूंगा नहीं, ओके, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।